हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के 6 क्लास में हैं। तो अभी तक हमने 5th क्लास तक इसके 5th क्लास को कवर कर लिया है और अभी तक हमने सेक्शन 79 आई हो 79 तक हमने कवर कर लिया था, यानी रेप का ऑफेंस हो गया था पूरा और सेक्सुअल हरासमेंट हो गया था। आज हमको डावरी डेथ से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आज हमको डावरी डेथ यानी सेक्शन 80 से स्टार्ट करना था और इसके पहले के सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और टू द पॉइंट, यानी जितने भी हमारे बेयर एक्ट के कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए किए हैं। ज़्यादा इसमें डीपली नहीं गया है क्योंकि ये एक तो बेयर एक्ट को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि बेयर एक्ट को पढ़ें कैसे, और दूसरा ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। और फिलहाल अगर आप इसके की टू की याद रखेंगे तो ये मेंस में भी काम आता है ना। तो हमने 79 तक अपना कवर कर लिया था, आज 80 से कवर करेंगे। तो इसके पहले एक छोटा सा डाउट था, आई थिंक हमारे प्रीवियस क्लास में सेक्शन 67, 68 और 69 को लेके, है ना। तो शायद उसे बताना भूल गए थे हम उस क्लास में। तो 69 तो हमने बताया था फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ठीक है। ये इट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप, यानी ये रेप नहीं है लेकिन ये ऑफेंस है। तो 69 तो बताया था, लेकिन शायद 67 और 68 बताना भूल गया था, है ना, या तो बताए होंगे, आई थिंक भूल ही गए थे। तो आज इसको हम पहले कवर कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे सेक्शन 80 से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा बीएनएस है क्या। तो जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है ये इसका इन्फोर्समेंट हुआ है 1 जुलाई 2024 को और ये लाया गया है आफ्टर द रिपीलेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री वगैरह आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे वो सारे कॉलोनियल एरा के थे, तो उन सबको रिपील करने, उन सबको हटाने के लिए हमारा जो है इंडियन लॉ लाया गया, यानी हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है, ठीक है। 3 नए लॉज हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था एप्लीकेबल, लेकिन आफ्टर 2019 ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया है। फिर इसके बाद हमने इसमें जनरल एक्सप्लेनेशन देख लिया है, पूरा जनरल एक्सेप्शंस देख लिए हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और ये कब कब यूज़ किया जा सकता है और ये एक डिफेंस है, इन सब के बारे में भी हमने देख लिया है। फिर हमने अबेटमेंट के बारे में भी जान लिया, ठीक है। अब अबेटमेंट के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 5 आता है ये रिलेट्स करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है। मतलब बच्चों और वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस है उसको पूरा कंपाइलेशन में हमारा चैप्टर नंबर 5 में रखा गया है। और हम मतलब आईपीसी में था तो ये तितर बितर था, है ना। आईपीसी का हम जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो रेप का ऑफेंस था उसका जो हमारा 375 से लेके था पूरा 371 तक था। उसके बाद मैरिज से मतलब क्या कहते हैं मैरिटल से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस थे वो हमारे 497 से स्टार्ट होकर था, है ना। तो मतलब वुमेन से जो भी ऑफेंस रिलेट करता था वो इधर उधर था, आधा इधर दिया हुआ आधा उधर दिया हुआ, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। फिलहाल हमको याद तो हो ही गया था। तो उस चीज़ को एक मतलब बीएनएस में एक क्या कहते हैं ब्यूटीफुल कंपाइल, मतलब ब्यूटीफुल तरीके से कंपाइल किया गया है और जितने भी ऑफेंस जो कि चाइल्ड और वुमेन के अगेंस्ट होते हैं उसको एक ही चैप्टर में रख दिया गया है ताकि इधर उधर भटका ना जाए और ये याद करने में भी और समझने में भी इसका आसानी हो। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर हमने रेप स्टार्ट ही कर दिया था और रेप हमने कवर भी कर लिया था कल, लेकिन ये छोटे से 1-2 क्वेश्चन मतलब 1-2 सेक्शंस जिसमें आई थिंक थोड़ा सा मैंने लैग कर दिया था, यानी मतलब ज़्यादा नहीं बताए थे या गलत बताए थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो उसको आज कवर करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन रेप का हमने देख लिया था, ठीक है। 67 बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरेशन ड्यूरिंग सेपरेशन। तो यहाँ पे अगर कोई हस्बैंड है
जो कि अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और तब करता है जब वो सेपरेशन में हो, यानी जब उनको बाय द कोर्ट उनको डिक्री मिल गई हो, किसकी जुडिशियल सेपरेशन की मिल गई हो या डाइवोर्स की मिल गई हो। फिलहाल डाइवोर्स के बाद तो वाइफ रह ही नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो उनको जुडिशियल के रूप में उनको सेपरेट किया गया है, और फिर भी अगर अगेंस्ट अ विल जाके उनके हस्बैंड जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो ये एक ऑफेंस होता है। लेकिन ये एक रेप का ऑफेंस नहीं होगा, ये एक सिर्फ ऑफेंस है, ठीक है। इसका एक अलग से नाम ही दिया हुआ है, और इसका जो पनिशमेंट है वो हमको बताया गया है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर आता है सेक्शन नंबर 68 पे। 68 बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। तो इन अथॉरिटी का मतलब यहाँ होता है कि समवन हु हैज़ अ कंट्रोलिंग नेचर, मतलब जिनके पास कंट्रोल करने की पावर हो, है ना। लाइक कंपनी का हेड हो गया, कंपनी का CEO हो गया, डायरेक्टर हो गया, या फिर पब्लिक सर्वेंट कोई हो गया। तो इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, इस टाइप की जो एक तरफ से देखा जाए तो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको ही कहते हैं पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी के ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो ये होता है सेक्शन 68 में। लेकिन अगर भाई अगर उनको अथॉरिटी किसी चीज़ की दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उनको किसी न किसी चीज़ के वेलफेयर के लिए दी हुई है ना, किसी के इंटरेस्ट में दी हुई है। या तो उनको पब्लिक के रिगार्डिंग उनको क्या कहते हैं, वेलफेयर करना है, या तो उनको मतलब होता है ना कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पुलिस ही ले लो। तो पुलिस क्या है, तो पुलिस ऑफिसर होता है हमारे पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए। अब पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही अगर रेप कमिट किया जा रहा है तो वो एक ग्रीवियस हो जाता है। तो वो तो हमने आगे देख लिया। लेकिन यहाँ पे इसका एक अलग से कैटेगरी बनाया गया है 68 में, और यहाँ पे ये बताया गया है कि हु एवर बीइंग, यहाँ पे हु एवर का आप मैन से रिगार्डिंग करिएगा। ए इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन फिडेशियरी रिलेशनशिप, यानी फिडेशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसे रिलेशनशिप जिसमें इंसान का ट्रस्ट होता है, जिसमें इंसान बिलीव करता है कि हाँ ये कुछ नहीं करेंगे, है ना। जिनके मतलब जिनके ऊपर ये एक तरफ से ट्रस्टेबल अथॉरिटी होती है कि ये सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करेंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे पर्सन कोई गलत काम करते हैं तो उसको फिडेशियरी मतलब उसको इन द सेक्शन ऑफेंस माना गया, ठीक है। बी हमारा पब्लिक सर्वेंट। हमने देखा ये पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, वो जिनको मतलब पूरी लिस्ट ही दी हुई है फिलहाल तो, लेकिन अगर जनरल लैंग्वेज में जाने तो पब्लिक सर्वेंट वही होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट और क्या कहते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उनको उन्हीं द्वारा उनके सैलरी अलाउंस वगैरह दिए जा रहे हैं। और ये जो मतलब इनका जो मेनली जो इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए या पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट। अब सी है यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल, रिमांड होम। अब जेल है, रिमांड होम है, तो उनके जो जेलर होते हैं या उनके जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनको भाई रखा गया है ताकि आप जेल में जो भी कैदी हैं, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनका आप देखभाल करिए, है ना। इसीलिए तो जेल में पूरी अथॉरिटी रखी गई है। अब वो उसका मतलब प्रोटेक्शन करने के बजाय उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये इस टाइप में ऑफेंस आता है। डी यहाँ पे बताया गया है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल और बीइंग ऑन अ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल भी एक ट्रस्टेबल जगह है। तो अगर हॉस्पिटल का भी कोई मतलब मैनेजमेंट का कोई स्टाफ है या मैनेजर है या कोई डॉक्टर है, ठीक है, किसी भी मतलब ऐसे जो भी पर्सन होते हैं, अगर उनके द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन और मतलब किया जा रहा है, तो ये हमारा जो ऑफेंस होता है ये सेक्शन 68 में इसको ऑफेंस बताया गया है। और इसके लिए हमको 5 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा दी गई है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है। मतलब इसमें जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स इन चारों पर्सन्स के द्वारा किए जा रहे हैं उन्हें रेप का ऑफेंस नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो एक ऑफेंस है, और वो ऑफेंस
किसके अंदर डील होता है, सेक्शन 68 के अंदर डील होता है, जिसके मतलब जिसके बिहाफ पे उनको 5 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्शन 63 में जो भी हमने पढ़ा था वही है। 2 में बताया गया है कि मतलब फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 63 एप्लीकेबल, मतलब इसको 63 यानी जो हमने रेप की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी उसी से इसको मिला जुला के पढ़ना है, मतलब उसी से इसको कंबाइन करके पढ़ना है। सुप्रिटेंडेंट मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा, हमको पता ही है क्या होते हैं सुप्रिटेंडेंट लोग। ओके, तो हमने 69 तो हमने कवर ही कर लिया था, आप उसको पुरानी क्लास में जाके देख सकते हैं कि जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी होता है, यानी अगर कोई स्टार्टिंग से ही उसके इंटेंशंस नहीं अच्छे हैं और वो प्रॉमिस करके किसी महिला के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, चाहे वो कंसेंट दी हो या ना दी हो, ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, लेकिन ये रेप का ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, और इसको पहले हमेशा रेप ही मानते थे, मतलब इसके लिए काफ़ी डिस्प्यूट भी अराइज हुआ था। तो अब ये साफ साफ हो गया है कि अगर इस तरह से कोई भी वारदात की जा रही है तो वो रेप नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 80 पे। ठीक है, यानी सेक्शन 79 तक हमने कवर कर लिया था, अब 80 से आज स्टार्ट करेंगे। तो अब जितने भी सेक्शंस हमारे आगे आने वाले हैं ये है मैरिज से रिलेटेड सारे सेक्शंस है। ठीक है, मतलब जब किसी शादीशुदा महिला के साथ या किसी शादी के बंधन में अगर कोई किसी महिला के अगेंस्ट जाकर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो हमारा सेक्शन 80 से लेके 87 तक बताया गया है। और फिलहाल ये हमारा प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और एज अ जनरल हमको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब सेक्शन ठीक है ज़्यादा ही बोल देते हैं तो नेवर माइंड। अब आते हैं सेक्शन नंबर 80 पे। तो 80 बात कर रहे हैं हमारा डावरी डेथ। ये हमारा आईपीसी के 304B में इसको ऐड किया था बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1983 आई थिंक, कुछ भूल रहे हो तो 1986 में, हाँ सॉरी 1986 में उसको किया गया था, ऐड किया गया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली 83 है कि 86, लेकिन आई थिंक कि 86 है। ठीक है, तो अब आईपीसी का तो छोड़ ही दो, अब सेक्शन 80 में वो चीज़ें आ गई हैं जो हमारा 304B में आईपीसी में दिया हुआ था। तो अब डावरी डेथ क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे डेथ दी हुई है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, सबसे ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट जो कहते हैं अगर इस ऑफेंस के लिए होता है, तो यहाँ पे किसी महिला की, किसी शादीशुदा महिला की डेथ होना ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे उसकी जान गई हो। अगर उसकी डेथ नहीं हुई है तो वो किसी और कंडीशन में चला जाएगा, मतलब वो कोई और ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन डावरी डेथ नहीं होता है। अगर डावरी डेथ की उनके ऊपर चार्ज लगाने हैं तो यहाँ पे महिला की मौत होनी ज़रूरी है, यानी उनको उनका डेड होना ज़रूरी है। तो डावरी डेथ में ये बोला गया है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज़ कॉज्ड बाय बर्न्स, यानी बर्न्स का मतलब यहाँ पे आग लगना, ठीक है, झुलसना, या जो कहते हैं ना कि आग मतलब बहू खाना बना रही थी किचन में और अचानक सिलेंडर दग गया, बहू जल के मर गई। तो ये चीज़ें काफ़ी होती थी हमारे समाज में पहले ही, और कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर किसी महिला की डेथ हुई है और वो किसके वजह से हुई है, या तो उसकी मौत जलने से हुई है, या बॉडीली इंजरी, या उसके बॉडी में कोई इंजरी है और इस हद तक इंजरी है कि वो किसी भी इंसान को मार सके, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस, मतलब या तो वो किसी भी तरह से उसकी डेथ हुई हो लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे मान लो उनको कोई बीमारी थी, है ना, उनको कोई बीमारी थी, वो बीमारी से उनकी डेथ हुई, वो हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक एडमिट थी, और वो हॉस्पिटल में मान लो 1-2 साल से एडमिट थी, वो नहीं ठीक हो रही हैं, घर वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर उनकी डेथ होती है, तो वो होता है नॉर्मल। ठीक है, अब या तो अब ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है, लाइक
आग से जल के मर जाना। भाई आग किसने जलाई, ठीक है, या तो उसको जहर खिला दिया जा रहा है और जहर खिला के बताया जा रहा है कि इसने सुसाइड किया है। तो इस तरह की जो अननेचुरल डेथ्स होती हैं वो भी इसमें कवर की जाएंगी। विद इन 7 ईयर ऑफ द मैरिज, तो यहाँ पे 7 साल का एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये चीज़ें जो हुई हैं उस वुमेन के साथ वो उसकी शादी के 7 साल के अंदर हुई हैं। मतलब उसकी शादी के 7 साल होते होते, मान लो तीसरे साल में, चौथे साल में अगर उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो डाउरी डेथ का उसके ऊपर चार्ज लग सकता है। या तो ऐसा देखा गया है कि मरने से पहले वो उसके साथ किसी भी प्रकार की क्रुएलिटी की गई है, उसके साथ किसी भी प्रकार का हरासमेंट किया गया है, उसको मारा पीटा गया है, या मान लो उसको जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विक्टिम को भेजा गया तो उसके गले में निशान है, उसके हाथ पैर में निशान है ना। तो अगर इस टाइप के अगर सर्कमटेंसेस उस बॉडी के साथ पाया जाता है तो ये माना जाता है, और ये शायद प्रिज्यूम मतलब ऐसा मान के कोर्ट चलती है कि इनका डावरी डेथ ही किया गया है, यानी इनको दहेज के लिए ही मारा गया है। डावरी का मतलब दहेज, ये तो सबसे पहले बताना था। तो डावरी का मतलब दहेज होता है, और मतलब होता है ना कि शादी में लड़की वाले ने बहुत दहेज नहीं दिया तो उसके चक्कर में उनको मार दिया जाता है, तो वो डावरी यही है। अब एक्सप्लेनेशन में डावरी की डेफिनेशन हमको जो सेक्शन 2 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बताया गया है वही सेम डेफिनेशन हम डावरी के लिए यहाँ रखेंगे। तो इसके लिए अब हमको डीपीए देखना पड़ेगा, उसमें हम बाद में जाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आई थिंक उसमें सेक्शन 8 तक ही, उसमें सेक्शन 8-9 ही उसमें है। बहुत छोटा सा माइनर सा एक्ट है और वो इम्पोर्टेंट है और शायद यूपी में आता भी है। हाँ, यूपी में ऐड है। अब यहाँ पे इसका पनिशमेंट दिया हुआ है कि अगर कोई भी डावरी डेथ करते हुए पाया गया, यानी को जो भी उसका ऑफेंडर रहेगा उसको 7 साल से लेके उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब सेक्शन 81 में है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोहैबिटेशन का मतलब वही है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्शन 81 के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन का मतलब यहाँ पे मैन से लिया गया है, अगर कोई भी पुरुष है जो महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, कोहैबिटेशन कर रहा है, और ये कर रहा है उस महिला को ये यकीन दिलाते हुए कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इस टाइप के, यानी यहाँ पे डिसीटफुल इंटेंशन है, यहाँ पे किसी को धोखा देने के इंटेंशन से उसको ये चीज़ बताई जा रही है कि मुझसे तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा पति हूँ। और ऐसे अगर वो उसके साथ कोहैबिटेशन कर रहा है तो ये एक ऑफेंस है, और इसके लिए यहाँ पे उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 82 बात करता है हमारा मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो ये बाइगेमी है। तो बाइगेमी है तो यहाँ पे जाहिर सी बात ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के अगेंस्ट लग सकती है, यानी यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड के ऊपर नहीं थोपा गया है, यहाँ पे दोनों बोथ स्पाउसेस जो होते हैं दोनों ही पर्सन के ऊपर ये केस अप्लाई हो सकता है। तो सेक्शन 82 हमारा नॉर्मली बात करता है बाइगेमी से रिलेटेड, जो कि हमारे आईपीसी में सेक्शन शायद 494-495 में दिया हुआ था। तो हम जानते ही हैं कि हमारे हिंदुइज्म में एक ही शादी अलाउ है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही शादी अलाउ है। अगर आपको दूसरी करनी है तो पहले से आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर लेकिन बाइगेमी कब लगता है, जब एक साथ आप दो के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो ये होता है बाइगेमी। अब चाहे वो हस्बैंड चाहे वो वाइफ, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे ऑफेंडर हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हूएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग मैरिज, मतलब यहाँ पे हस्बैंड हो या वाइफ हो जो मतलब जिसके हस्बैंड और वाइफ जिंदा है और वो फिर दूसरी मैरी करता है किसी और पर्सन के साथ, तो ये होता है बाइगेमी ऑफेंस, और ऐसी कंडीशन में उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट बैठा है यहाँ पे सुओ मोटो लेने के लिए। हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा था, हमारे बीएनएसएस में ये भी चीज़ें दी हुई हैं कि जितने भी मैरिटल से मतलब जितने भी मैरिटल रिलेटेड जो केसेस आते हैं
वो तभी मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट उसमें तभी कॉग्निजेंस लेता है जब वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब एग्रीव्ड पार्टी जो होता है वो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है, तभी उसमें कॉग्निजेंस लिया जाता है ना। तो वैसा तो है नहीं कि यहाँ पे सुओ मोटो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कॉग्निजेंस लेंगे, तो यहाँ पे किसी ना किसी को केस फाइल करना पड़ेगा, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो जाके केस फाइल करेगा बाइगमी से रिलेटेड, तब जाके अगले पर्सन को 7 साल तक की सजा यहाँ पर मिल सकती है। और यहाँ पे तब शादी होनी चाहिए जब उसके जो पहले पति हैं या पहली बीवी है वो जिंदा हो, है ना। ये होता है हमारा बाइगमी। ओके, तो और ये मतलब बाइगमी का जो सेक्शन हमारा 82 है ये हमारे मुस्लिम लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लॉ में शादियां एक से ज़्यादा की जा सकती हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है। Whoever commits the offense under subsection 1 having concealed from the person with whom the subsequent marriage, मतलब यहाँ पे कंसीलमेंट किया गया है, यहाँ पे मतलब दूसरी शादी आपने की और जो शादी की उससे ये बात छिपाई गई है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अगर इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस होता है तो यहाँ पर 10 साल की उनको सजा दी जा सकती है, ठीक है। मतलब छुपाना नहीं है, अगर तुम बता के कर रहे हो तो 7 साल के लिए, अगर तुम बिना बताए कर रहे हो तो 10 साल के लिए, मतलब सजा मिलनी है, सीधी सी बात। तो दूसरी शादी करनी है तो पहले वाले को डाइवोर्स देना पड़ेगा। अब भाई मारने वारने मत लगना, पता लगे पहले को टपका दो फिर दूसरी शादी हो रही है तो यहाँ पे वो मर्डर का चार्ज लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो दूसरी शादी करनी की है, चलो ठीक है। फिर सेक्शन 83 में आते हैं। अब 83 है तो मैरिज सेरेमनी। अब यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है, गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, तो यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है। और यहाँ पे जो सेरेमनी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई फ्रॉड किया जा रहा है। लाइक अगर तुम नकली पंडित बुला लो शादी के लिए, ठीक है, उनको कोई भी एरा गैरा है उसको बुला लो बढ़िया पंडित के वेशभूषे में, और समाज की नज़रों में ये हो जाए कि मेरी शादी हो चुकी है। तो अगर इस टाइप से कोई सेरेमनी यहाँ पे की जा रही है और दूसरों को ये बिलीव किया जा रहा है, मतलब बिलीव दिलाया जा रहा है कि हमारी लॉफुली मैरिड हो गई है, हमारी लॉफुली शादी हो गई है, तो इस कंडीशन में भी ये एक ऑफेंस है, अंडर सेक्शन 83 ये एक ऑफेंस बनता है, और इसके लिए हमको 7 साल तक की सजा और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। और ये भी एक जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ दोनों की यहाँ पे लग जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 84 पे। तो 84 बात करता है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे एंटाइसिंग यानी भगाने उगाने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है, तो इसको अगर एक जनरल मीनिंग में समझें बहुत ही नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है किसी शादीशुदा वुमेन को भगा ले जाना। अब वो अपने प्रेमी के साथ भाग रही है या उसको एक गलत इंटेंशन से उसको भगाया जा रहा है, मतलब अपने साथ लेके भगाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 84 अप्लाई होगा। और यहाँ पे उसको ले जाने के बाद यानी उसको टेकिंग अवे या उसको डिटेन करने के बाद उसके साथ इलिसिएट इंटरकोर्स भी यहाँ किया जा रहा है बाय द पर्सन जो कि ऑफेंडर है, जो कि उस वुमेन को भगाया है, तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर सेक्शन 84 का चार्ज लगेगा, यानी इसके लिए वो लायबल होगा और यहाँ पे उसको 2 साल तक की सजा मिल सकती है। तो वही है 84 का मतलब, जो आजकल हमें सुनने को भी मिलता है कि शादीशुदा औरत भाग गई, तो अगर अगला पर्सन चाहे तो उस मैन के साथ जिसके साथ वो भागी उसके ऊपर 84 का चार्ज लगा सकता है। तो हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 85 पे, जो बात कर रहा है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, मतलब हस्बैंड या तो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग टू हर क्रुएलिटी। तो यहाँ पे क्रुएलिटी से रिलेटेड बात की जा रही है कि अगर हस्बैंड या तो कोई हस्बैंड के रिलेटिव लाइक सास ससुर हो गए, उनके चाचा ताऊ हो गए, इस टाइप के अगर किसी वुमेन के साथ क्रुएलिटी करते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन 85 का चार्ज लगता है और उसके लिए उनको 3 साल तक की सजा उनको मिल सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड की बात की गई है तो जाहिर सी बात है ये एक मैरिड वुमेन की ही बात की जा रही होगी। अब यहाँ तो हमको क्रुएलिटी के लिए पनिशमेंट मिल गई, ठीक है, मतलब क्रुएलिटी के लिए हमको पनिशमेंट दी हुई है 3 साल तक की। अब क्रुएलिटी का डेफिनेशन क्या है वो हमको बताया गया है सेक्शन नंबर 86 पे, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमको सेक्शन 498A में हमको बताया गया था IPC में, ठीक है, यानी 498A
आईपीसी में ये हमें बताया गया था। अब ये 86 में आ गया है क्रुएलिटी। तो इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है। एनी विलफुल कंडक्ट, यानी कोई ऐसा जानबूझ के किया गया कंडक्ट, विच इज ऑफ सच नेचर as is likely to drive a woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb, health, whether mental or physical। तो ए में यहाँ बताया गया है कि कोई ऐसा विलफुल कंडक्ट करना है, कोई ऐसा जानबूझ के काम करना और इस हद तक करना कि अगली जो वुमेन है, यानी जो मैरिड वुमेन है, उनका दिमाग सुसाइड करने तक चला जाए। मतलब आप उसको इतना परेशान कर दो कि वो बस ये सोचे कि अब तो मर जाना है। तो मतलब इतना उसके दिमाग में चला जाए कि वो सुसाइड भी कमिट करने की सोचे, और या तो उसको ग्रेव इंजरी हो, या उसको अपनी ज़िंदगी यानी उसको अपने लाइफ से, उसको अपनी हेल्थ से रिलेटेड उसको डेंजर, यानी उसको एक होता है ना खतरा महसूस होने लगे कि अब अगर इस घर में मैं और रही तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस टाइप का जो भी अगर कंडक्ट किया जा रहा है तो वो होता है क्रुएलिटी। बी में बताया जा रहा है कि हरासमेंट ऑफ द वुमेन where such harassment is with a view to coercing her, ठीक है, उसको डराया धमकाया जा रहा है। और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी लॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पे हरासमेंट वुमेन का किया जा रहा है, और यहाँ पे हरासमेंट क्यों किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है और उससे मांग की जा रही है किसी भी प्रॉपर्टी की या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। लाइक यहाँ पे डावरी आप एक तरफ से मान सकते हैं, यहाँ पे एक दहेज की बात की जा रही है कि मतलब अगर तुमने मुझे ये नहीं दिया तो आपके साथ कुछ खतरा हो सकता है, या मतलब इंजरी कॉज हो सकती है। इस टाइप की अगर वुमेन के साथ हरासमेंट किया जा रहा है तो ये क्रुएलिटी कहलाएगी। मतलब इसे एक तरफ से क्रुएलिटी बोला जाएगा। और अगर इस चार्ज में कोई भी इंसान फंसता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड हो, उसे 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जैसे बाइगमी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, मतलब नोट कर लीजिएगा इसी में कहीं। जो हमारा बाइगमी का ऑफेंस होता है वो सिर्फ अगेंस्ट अ हस्बैंड होता है, अगेंस्ट अ वाइफ होता है, मतलब सिर्फ स्पाउसेस के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा वो चीज़ की जा रही है। लेकिन जो हमारा क्रुएलिटी होता है ये रिलेटिव्स, जो हमारे हस्बैंड के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है। इसलिए मतलब जो केसेस आते हैं हमारे कोर्ट में उसमें क्रुएलिटी लगा दी जाती है, डावरी का मतलब मांग लगा दिया जाता है ना। तो उसमें क्रुएलिटी में जब उसमें चार्ज लगाया जाता है तो उसमें हस्बैंड के साथ साथ उनके जितना भी खानदान वाले रहते हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो वो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि रिलेटिव्स को भी क्रुएलिटी के लिए सज़ा मिल सकती है। फिर आते हैं हम सेक्शन नंबर 87 में, जो बात करता है किडनैपिंग, अपडेटिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। ये होता है भगा के शादी करना, किसी को किडनैप करके शादी करना, लाइक क्रिमिनल वाली एक तरफ से शादी, एक तरफ से इसको अगर हम हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू लॉ के लैंग्वेज में बोले तो ये एक असुर शादी होती है। असुर, आई थिंक राक्षस शादी होती है, भगा के करने वाली। जो भी हो, असुर शादी होती है जिसमें लड़के को किडनैप करके उसको कंपेल किया जाता है शादी करने के लिए। तो अगर कोई भी पर्सन, तो यहाँ पे मैन है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन को कंपेल कर रहा है शादी के लिए और वो उसको इस चक्कर में उसके किडनैप कर रहा है, या उसको मतलब उसके लिए एबडक्टिंग कर रहा है, या उसको इंड्यूस कर रहा है अगेंस्ट हर विल, यहाँ पे उसका कोई भी कंसेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेक्शन 87 के लिए लायबल होता है और इसमें उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, ओके, तो फटाफट भाई, बहुत देर हो रही है पढ़ने में। अब सेक्शन 88, यहाँ पे जैसे हमने अभी तक शादीशुदा मतलब शादी की जितने भी रिलेटेड जो हमारे आते हैं केसेस, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं मिसकैरेज की। मिसकैरेज हमारा 88 से लेकर 92 तक सेक्शन इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो ये आज हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉजिंग मिसकैरेज, सबसे पहले मिसकैरेज क्या होता है? तो मिसकैरेज जो होता है एक टाइप का एबॉर्शन होना, बेबी वूम्ब में है उसको एक टाइप से एबॉर्ट करना। और ये एबॉर्ट कब किया जा रहा है? जबकि मतलब एक तरफ से कहते नहीं है कि वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उसको पेट में ही मार दिया जा रहा है, यानी एक भ्रूण को, आई थिंक एम्ब्रियो कहते हैं उसको अगर पेट में ही उसको डेथ कॉज कर दी जा रही है तो ये होता है मिसकैरेज। और इसके लिए भी सजा का प्रावधान हमारे BNS में दिया हुआ है। तो सेक्शन 88 से लेकर 92 तक हमारा
ये चीज़ कवर है। अब सेक्शन 88 हम बात करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो कॉजिंग मिसकैरेज, हूएवर वॉलेंटली कॉज अ वुमेन विथ चाइल्ड टू मिसकैरी। तो यहाँ पे इच्छानुसार यहाँ पे किया जा रहा है, तो यानी इच्छानुसार किया जा रहा है, तो यहाँ पे वुमेन जो खुद का मिसकैरेज करवा रही है वो भी यहाँ पे लायबल हो जाएगी। तो सेक्शन 88 के हिसाब से जो भी वॉलेंटली कॉज अ वुमेन टू मिसकैरी करने की वहाँ पे कोशिश करता है या मिसकैरी करता है ऐसे कंडीशन में, और अगर वो गुड फेथ में नहीं है अब यहाँ पे गुड फेथ का मतलब यहाँ पे रिलेट किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन। कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि बेबी अबॉर्ट कर दीजिए, नहीं तो वुमेन की जान को खतरा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में उनके साथ मिसकैरेज किया जा रहा है तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं है। लेकिन अब भाई जैसे होता है ना कि कहीं कहीं आज भी चलता है, लाइक राजस्थान है, हरियाणा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उनको पता चल जाता है कि पेट में यानी जो हमारा बेबी है वो एक लड़की है ना, वो एक वुमेन है, एक गर्ल चाइल्ड है, तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है। तो इस कंडीशन में अगर किसी को डॉक्टर से कोई पूछा और उसको पता चलता है भाई पेट में बच्ची है या मतलब लड़की है और उसको मिसकैरी करना है वॉलेंटली, यानी लड़की की इच्छा अनुसार अगर वो उसको मिसकैरी कराता है, जो कि बिल्कुल भी गुड फेथ में नहीं है, आप किसी की जान ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक ऑफेंस है हमारा 88 का, और इसके लिए उनको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे एक कंडीशन 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है, अगर कोई मिसकैरी करता है। और दूसरी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इफ़ द वुमेन बी क्विक विथ चाइल्ड। अगर यहाँ पे वुमेन है और क्विक विथ चाइल्ड का मतलब है कि तुरंत उनको, जैसे बेबी, उनको तुरंत बेबी का जन्म हुआ और जैसे उसका जन्म हुआ वैसे ही उस चाइल्ड को मार दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो वुमेन होगी या जो ऐसा काम कर रहा है वो भी पनिशेबल होगा और उसको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि यहाँ पे वुमेन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मैरी वो भी इस सेक्शन में लायबल होगी। जैसा कि यहाँ पे वॉलेंटरली पहला ही लिख दिया गया है कि अगर वुमेन की इच्छा अनुसार यहाँ पे मिसकैरेज किया जा रहा है और वो गुड फेथ में नहीं है, तो यहाँ पे वुमेन भी उतना ही ऑफेंडर यानी उतनी ही वो लायबल है, ठीक है, जितना कि वो दूसरा पर्सन है। और यहाँ पे केस है रो वर्सेस वेड, ये आप याद कर लीजिएगा। और ठीक है, इससे रिलेटेड एक हमारा एक्ट भी आता है, MTP एक्ट, ठीक है, तो हमारा 88 हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 89 में, जो बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। तो यहाँ पे मिसकैरेज की जा रही है जिसमें वुमेन की कोई भी कंसेंट नहीं है, तो यहाँ पे वुमेन लायबल नहीं होगी, बट वो पर्सन लायबल हो जाएगा जिसने मिसकैरेज कराया। और ऐसी कंडीशन में उसको वेदर द वुमेन इज क्विक चाइल्ड और नॉट, मतलब यहाँ पे वही कि क्विक विथ चाइल्ड है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, और या तो मिनिमम उसको 10 साल तक की सज़ा तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है, मतलब 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अब सेक्शन 90 हमारा दिया हुआ है, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। तो यहाँ पे डेथ हो रही है किस पर्सन की, उस वुमेन की, ठीक है, मतलब यहाँ पे मिसकैरेज किसी वुमेन का मिसकैरेज कराया जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज तो हो गया लेकिन बाद में वुमेन की डेथ भी हो जाती है। तो अगर ऐसे यहाँ पे कांड किए जा रहे हैं तो ये सेक्शन 90 के अंदर कवर होगा, और इसके लिए यहाँ पे 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है उस पर्सन को। यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ वुमेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो यह मतलब यहाँ पे तो विद द कंसेंट है, तब उसको 10 साल की सज़ा मिल रही है, और ये बिल्कुल भी गुड फेथ में नहीं है, ठीक है, तब। और यहाँ पे सेकंड में यही चीज़ सेम टू सेम, अगर विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन है, मतलब यहाँ पे वुमेन की कंसेंट नहीं है और फिर आप उसका मिसकैरेज कर रहे हो जिसमें उस महिला की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 91 यहाँ पे बात करते हैं, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे मतलब किसी चाइल्ड का यहाँ पे डेथ हो रहा है, बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड डज एनी एक्ट
विद द इंटेंशन देयर बाई प्रिवेंटिंग द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बॉर्न लाइफ। सेम चीज़ वही है यहाँ पर कि यहाँ पे मतलब किसी चाइल्ड का बर्थ होना है और वो बर्थ मतलब उसका जन्म ना हो, इसके लिए आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं लाइक मिसकैरेज कर रहे हैं, या तो उसका जन्म हो गया हो और उसके जन्म के बाद उसको मारा जा रहा है, यानी उसको डेथ कॉज की जा रही है। लाइक हमारे मतलब आज भी कहीं कहीं होता है, बहुत ज़्यादा पुरानी जो सोच के लोग हैं, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी जो गांव वगैरह हैं, वहाँ पर भी अगर जैसे लड़कियों का ही तो ज़्यादातर होता है, तो लड़कियां होती हैं तो उनको मतलब छोटी सी रहती हैं, तुरंत तुरंत पैदा हुई लड़की रहती है, उसको कोई पानी में डाल दे रहा है तो कोई दूध में डाल दे रहा है, तो ये क्या है, ये जन्मजात मतलब जन्मजात नहीं सॉरी नवजात नवजन्मजात सॉरी मतलब हाँ वही बर्थ के बाद मतलब तुरंत तुरंत अगर बच्चा पैदा हुआ है और आप उसका डेथ कॉज कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 91 यहाँ पे अप्लाई होता है और ये एक कल्पेबल होमिसाइड भी माना जा सकता है। इसके लिए 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ पे गुड फेथ में नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमेशा ही इसको एक कहते हैं ना दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑफेंस तभी होगा जब कोई भी चीज़ गुड फेथ में नहीं की जा रही है। अगर कोई भी चीज़ गुड फेथ में की जा रही है तो वो ऑफेंस नहीं होता है, पहली बात। और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ऐसी कंडीशन में ऑफेंस मान लिया जाता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 92, बात करता है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाई एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। सेम वही 91 92 मिला जुला के पढ़िएगा। तो सेक्शन 92 में हमारा बताया गया है कि अब इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्विक अनबॉर्न चाइल्ड नहीं समझ में आ रहा है। अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब है कि वो भी बच्चा वूम्ब में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा कांड किया जा रहा है, कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे उस प्रेग्नेंट वूमेन की डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पे अगर प्रेग्नेंट वूमेन की डेथ हुई तो जाहिर सी बात है बच्चे की भी डेथ होगी, ठीक है। तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। मान लो यहाँ पे वुमेन इंजर हुई, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोई धक्का दे रहा है सीढ़ी से, वो नीचे चली आ रही है और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वुमेन तो बच जा रही है, वुमेन को सिर्फ इंजरी हो रही है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है, जो बेबी है, उसकी डेथ हो जा रही है। तो उस कंडीशन में हमारा सेक्शन 92 एप्लीकेबल होगा और उसके लिए उसको 10 साल तक की सजा या तो लाइबल 10 साल की सजा और फाइन के लिए उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। किसको? जिसने ये काम किया है, मतलब ऑफेंडर को। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 93 में। तो ये चाइल्ड से रिलेटेड है, तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में, आई होप कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई हो। और थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई सजेशन देना हो तो हमारा कमेंट हमेशा ऑलवेज खुला ही हुआ है आपके लिए। और थैंक यू, प्लीज़ शेयर करिए और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।